हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीक्रेट फिजिक्स। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये है, हमारे पास एक डाइपोल दिया हुआ है। हमें करना क्या है, सबसे फर्स्ट हमारा टॉपिक है, हमें इस टॉपिक को पहले समझना है कि हमें करना क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है किसके लिए? इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालनी। तो हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए पर जिस पॉइंट पर निकालनी है वो पॉइंट कहाँ है? इक्वेटोरियल लाइन पर है। ठीक है, जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी वहाँ पर भी हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाली थी, पर वहाँ पर पॉइंट जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी थी वो कहाँ पर था? एक्सिस पर ही था। पर यहाँ पर हमें जो पोजीशन है, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है वो कहाँ पर है? इक्वेटोरियल पोजीशन पर है। इक्वेटोरियल पोजीशन पर निकालनी है मतलब क्या है? ये हमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया हुआ है ए बी, और इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? माइनस क्यू और प्लस क्यू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस से मिलकर बना होता है, जिनके बीच की डिस्टेंस बहुत ही कम होती है। यहाँ पर ये इसके बीच की डिस्टेंस है 2a, और इसका जो इसका जो डाइपोल मोमेंट है, इसका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो कितना है? q इंटू 2a। इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो कितना है? q इंटू 2a। अब हम बात करते हैं कि हमें यहाँ पर क्या लेनी है? एक पॉइंट लेना है, एक पॉइंट कंसीडर करना है जो कहाँ पर है? इसके इक्वेटोरियल पर है। तो इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब क्या होती है? देखो, अगर यहाँ पर कोई पॉइंट है तो वो क्या कहलाएगा? इसके एक्सेस पे कहलाएगा। अगर इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी, मतलब वो क्या है? एक्सेस पे। इक्वेटोरियल मतलब क्या? इस डाइपोल के परपेंडिकुलर अगर कोई पॉइंट है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? इक्वेटोरियल। और इक्वेटोरियल मतलब इक्वल डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ इसके सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर। यहाँ पर क्या था? सेंटर से आर डिस्टेंस एक्सेस पर थी, और यहाँ से सेंटर से आर डिस्टेंस कहाँ रहेगा? इक्वेटोरियल परपेंडिकुलर का एंगल बनाते हुए होगा। ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके से होगा। तो ये हमारे पास पॉइंट है P, जहाँ पर हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। किसके कारण? इस डाइपोल के कारण। इस पॉइंट P पर जो इक्वेटोरियल पोजीशन पर है वहाँ पर हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। और ये जो पॉइंट है P, ये इस डाइपोल के सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है? R डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ये माइनस क्यू चार्ज क्या करेगा। यहाँ पर सबसे फर्स्ट जहाँ पर भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी होती है वहाँ पर हम क्या करते हैं? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं। तो अगर यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर क्या है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, और ये क्या है? माइनस क्यू चार्ज है। तो माइनस और प्लस, तो ये माइनस और प्लस ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करेगा? ये माइनस चार्ज इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरीके से होगी? कुछ इस तरीके से होगी। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो किस तरीके से मिल रही है हमें? E1, जिसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ कि यहाँ पर तो माइनस चार्ज तो क्या कर रहा था? इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। अब मेरे पास इस डायपोल में एक और चार्ज है, वो चार्ज कौन सा है? प्लस क्यू। तो ये है प्लस क्यू, और यहाँ P पॉइंट जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, यहाँ पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और ये भी है पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव को क्या करता है? रिपल करता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। तो ये हो गई हमारी E2 की डायरेक्शन, जो किसके वजह से है? इस प्लस क्यू चार्ज से, क्योंकि ये प्लस क्यू चार्ज क्या कर रहा है? इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रिपल कर रहा है, अट्रैक्ट करता है। तो इस फोर्स की डायरेक्शन, फील्ड की डायरेक्शन किधर की तरफ होती? इस डायरेक्शन में होती। पर यहाँ पे पॉजिटिव है और पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को रिपल करेगा, तो डायरेक्शन किधर की तरफ होगी? इधर की तरफ। और यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अट्रैक्ट करेगा, इसलिए फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई। तो यहाँ पर टोटल हमें दो फील्ड मिल रही है। एक मिल रही है E1, जो किसकी वजह से? माइनस क्यू चार्ज की वजह से, और दूसरा हमें मिल रहा है E2, जो किस वजह से है? प्लस क्यू की वजह से। तो चलिए हम इस E1 और E2 को पहले कैलकुलेट करते हैं कि E1 और E2 की वैल्यू कितनी है। अभी हम रिजल्टेंट फील्ड की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम पहले एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं कि जो E1 का एक्सप्रेशन है वो कितना होगा और E2 का जो एक्सप्रेशन है वो कितना होगा। तो चलिए पहले हम वो निकालते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे हमने किससे डिनोट किया है? E1 से डिनोट किया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे E1 किसके इक्वल में हो जाएगा? E1 हो जाएगा नॉर्मल, हम पढ़े हैं पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q
अपॉन में डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस किस किस के बीच में होती है, जो आपका सोर्स चार्ज होता है, जो आपका चार्ज होता है, और जो आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, जो आपका सोर्स चार्ज होता है और जो आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ए पी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू के अपॉन में ए पी का होल स्क्वायर। तो अब हमें यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को और सॉल्व करने के लिए हमें किस चीज़ की वैल्यू पता होनी चाहिए, AP की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो AP की जो वैल्यू है हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक एंगल बन रहा है। वो कौन सा एंगल है, राइट एंगल है। क्यों राइट एंगल है, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल है, इसलिए ये क्या हो गया, राइट एंगल हो गया। अब हमें यहाँ पर पता है कि यहाँ पे सेंटर से लेकर के P पॉइंट तक की डिस्टेंस हमें गिवन है, कितनी है, R है। हमें ये वाली डिस्टेंस पता है, ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस भी हमें पता है। कैसे, क्योंकि ये पूरा किसके बराबर है, 2a के बराबर है। तो जो OA की जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगी, वो होगी किसके बराबर, a के बराबर। जब मुझे परपेंडिकुलर पता है और मुझे बेस भी पता है, यहाँ पर क्या है, मुझे परपेंडिकुलर पता है और मुझे बेस भी पता है, बेस भी पता है और परपेंडिकुलर भी पता है, तो मैं हाइपोटेनस कैलकुलेट कर सकती हूँ। कैसे कैलकुलेट कर सकती हूँ, क्योंकि ये क्या है, एक राइट एंगल है, तो राइट एंगल में मैं कौन सी थ्योरम लगा दूंगी, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दूंगी। तो पाइथागोरस के थ्योरम के थ्रू, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर रही हूँ, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू क्या हो जाएगा, आप सभी को पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर कितना है, हमारा सबसे पहले हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस है हमारा AP स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने हाइपोटेनस की जगह मैंने क्या लिख दिया, AP स्क्वायर। ओके, AP स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, AP स्क्वायर होगा किसके बराबर, परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अगर मैं परपेंडिकुलर इसको कंसीडर कर रही हूँ तो ये हो गया R, और ये कितना हो गया मेरा बेस A। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब कितना हो गया, यहाँ पर परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब OP स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। ठीक है, OP स्क्वायर, OP की वैल्यू कितनी है, OP की वैल्यू कितनी है, फिगर में हमने देख लिया कितना है, R है, तो ये OP की वैल्यू हो गई R, तो ये हो गया R स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। OA स्क्वायर कितना है, OA की वैल्यू है A, तो ये हो गया A का स्क्वायर। तो जो हमारा AP स्क्वायर है वो किसके इक्वल हो गया, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर के। तो जो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो किस तरीके से हो जाएगा, जो हमारी E1 की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। क्लियर है, ये हमारा एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गया, जहां पर हमने किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, हमने कैलकुलेट कर ली इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस Q चार्ज, मतलब हमने E1 कैलकुलेट कर लिया है। अब हमें किसको कैलकुलेट करना है, अब हमें कैलकुलेट करना है E2 को। अब हमें किसको कैलकुलेट करना है, E2 को कैलकुलेट करना है। तो E2 को कैलकुलेट कर, तो E2 कहाँ पे मिल रहा है हमें, E2 किसकी वजह से मिल रहा है, प्लस Q चार्ज के कारण। तो ये हो गया हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्ज, किसके बराबर हो जाएगी, E2 के बराबर हो जाएगी। तो E2 हो गया, E2 इक्वल टू मैं कितना लिखूंगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ पर किस किस के बीच में निकाल रही हूँ मैं, P और B के बीच में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा प्लस Q चार्ज था जो किसके ऊपर फोर्स लगा रहा था, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, BPE। तो BP डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, फॉर्मूला आप सभी को पता है पॉइंट चार्ज के लिए। तो ये हो गया BP स्क्वायर। तो अब मेरे को BP स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो BP स्क्वायर को कैलकुलेट करने के लिए मुझे कहाँ देखना पड़ेगा, इस ट्रायंगल में देखना पड़ेगा। BP स्क्वायर को कैलकुलेट करने के लिए मुझे किस ट्रायंगल में देखना पड़ेगा, इस ट्रायंगल में देखना पड़ेगा, ट्रायंगल
POB में यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो एंगल है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। 90 डिग्री का बन रहा है तो ये भी क्या है, राइट एंगल है। तो यहाँ पर मैं कौन सी थ्योरम अप्लाई कर सकती हूँ, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकती हूँ। कौन से ट्रायंगल में अप्लाई किया है मैंने पाइथागोरस थ्योरम, ट्रायंगल POB, ठीक है। ट्रायंगल POB में भी मैंने कौन सी थ्योरम अप्लाई करी, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करी। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर कितना है, OP स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू देखते हैं। सबसे फर्स्ट जो आपको OP दिखाई दे रहा है, OP ये तो आपका R ही रहेगा, तो OP की जगह मैं क्या लिख दूंगी, R का स्क्वायर। OP की जगह मैंने क्या लिख दिया, R का स्क्वायर। और OB जो है, OB कहाँ पर है, आप सभी को दिख रहा है कि OB यहाँ पर है। OB कहाँ पर है, ये रहा। तो ये कितना था आपका, टोटल 2 है। तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इसकी हाफ। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, A, ठीक है। ये हो गया हमारा A। तो फाइनली हमारे पास कितना बचा, हमारे पास बचा R स्क्वायर प्लस यहाँ पे OB की वैल्यू हो गई A और इसका था स्क्वायर, तो ये हो गया स्क्वायर। तो ये H स्क्वायर के बराबर था। H मतलब हम कैलकुलेट क्या कर रहे थे, हम निकाल रहे थे PB। H मतलब कितना है हमारा यहाँ पर, PB का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर PB बोलूँ मतलब मैं इसको BP निकालूँ या PB निकालूँ, लेंथ वही सेम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं इस तरीके से ये भी लिख सकती हूँ कि मैंने इसको, दोनों सेम ही है पर आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने इसको वापस से करेक्ट करके एक और बार लिख दिया कि आप लोग कंफ्यूजन ना हो। लाइन को कहीं से भी आप मेजर करोगे, लाइन वही की वही रहेगी, ठीक है। BP स्क्वायर इक्वल टू हो गया R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो अब मेरा जो फाइनली E2 का जो एक्सप्रेशन होगा वो कितना हो जाएगा, E2 का जो एक्सप्रेशन होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। तो मुझे E1 भी मिल, यहाँ पर E1 भी मिल गया और E2 भी मिल गया। अब इस E1 और E2 में हमें कंपैरिजन करना है। आप सभी देख सकते हैं कि जो हमने E1 का जो एक्सप्रेशन निकाला है, आप सभी चेक कीजिए एक बार कि जो हमने E1 का जो एक्सप्रेशन निकाला है वो कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। और अगर हम E2 का एक्सप्रेशन देखेंगे तो हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। मतलब यहाँ पर हमें क्या चीज़ क्लियर हो गई, जो E1 है और E2 है ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो फाइनली हमने कंक्लूजन क्या निकाला यहाँ पर कि जो हमारा जो E1 है, E1 का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड निकाला हमने, मैग्नीट्यूड निकाला मतलब E1 वेक्टर का जो मॉड है वो किसके इक्वल है, E2 वेक्टर के मोड के। मतलब फाइनली मैंने ये चीज़ निकाली कि जो E1 का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल है, E2 के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, ठीक है। ये चीज़ हमने यहाँ पर निकाल ली। तो जब भी हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड में क्या होगा, E1 और E2 वेक्टर क्वांटिटी में अगर मैं बात कर रही हूँ तो वेक्टर में अलग अलग होंगे। क्यों अलग होंगे, क्योंकि एक की डायरेक्शन अलग है और दूसरे की डायरेक्शन अलग है, डायरेक्शन अलग है। पर अगर हम बात करें इनकी मैग्नीट्यूड की तो इनका मैग्नीट्यूड आपस में क्या है, सिमिलर है। तो अब जब हमें E1 और E2 की वैल्यू पता चल गई है तो अब यहाँ पर हम इसके रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। क्योंकि अगर इस पॉइंट पर दो डायरेक्शन में फील्ड लग रही है, एक लग रही E1 डायरेक्शन में और एक लग रही है E2 डायरेक्शन में, तो इसकी जो रिजल्टेंट होगी वो हमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे फर्स्ट इसके रिजल्टेंट को निकालने के लिए हमें यहाँ पर क्या चीज़ करनी पड़ेगी, हमें यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि ये जो E1 है ये दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है और E2 भी है वो दो कंपोनेंट से। आप एक जनरल सा एग्जांपल लीजिए, किसी भी चीज़ को हमारे पास कोई चीज़ है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसे मैं यहाँ से खींच करके कुछ इस डायरेक्शन में ले जा रही हूँ। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसमें क्या हो रहा है, दो डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया गया है। एक इस डायरेक्शन में भी कुछ अप्लाई किया गया है और एक कुछ इस डायरेक्शन में भी अप्लाई किया गया है। तो ये जो एक लाइन है हमारी, ये जो हमारी एक लाइन है वो किससे मिलके बनी है, दो कंपोनेंट से मिलके बनी हुई है। तो चलिए अब हम आगे नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, हमें इसके कंपोनेंट्स फाइंड करने। कंपोनेंट्स क्यों फाइंड करने, ताकि हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सके।
तो हमने यहाँ पर बात करी कि अगर यहाँ पर कोई भी एक फील्ड है जो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, जो इस डायरेक्शन में फील्ड है, तो वो किससे मिलके बनी हुई है, दो कंपोनेंट से मिलके बनी हुई है, एक इस डायरेक्शन में है और एक किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, E1 और E2 को दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी होगी कि ये वाला जो एंगल है उससे मैंने माना कि ये जो मेरा एंगल है वो कितना है, थीटा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर जो एंगल बन रहा है थीटा, उतना ही एंगल यहाँ पे भी बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि ये क्या है, राइट एंगल है। आप सभी को पता है कि ये राइट एंगल है, ये आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है और ये वाली लाइन क्या है, बराबर है, और ये वाली लाइन भी आपस में क्या है, बराबर है। जब दो लाइन दो सिमिलरिटी होती है तो ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। सिमिलर होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर एंगल 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये लाइंस आपस में कॉमन है। यहाँ पर भी क्या है, सिमिलरिटी है, ठीक है। अगर किसी भी ट्रायंगल की दो प्रॉपर्टी सिमिलर हो जाती है तो वो एंगल क्या कहलाता है, सिमिलर एंगल कहलाता है। तो अगर यहाँ पर एंगल बनेगा थीटा, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, थीटा बनेगा। तो यहाँ पर मेरा थीटा बन गया। अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैं इसको कंपोनेंट में ब्रेक कर रही हूँ। मैं इसको क्या कर रही हूँ, कंपोनेंट में ब्रेक कर रही हूँ। तो चलिए सबसे फर्स्ट मैं E2 को कंपोनेंट में ब्रेक करती हूँ। तो E2 जो है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बनेगा, एक इस डायरेक्शन में होगा, एक इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट मैं E2 को कंपोनेंट में ब्रेक कर रही हूँ। तो ये E2 के लिए जो सबसे फर्स्ट मैंने बोला कि E2 के लिए कंपोनेंट में मैंने जो ब्रेक करा वो कुछ इस तरीके से था। ये मेरा एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा और एक कंपोनेंट किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। ये आपको क्लियर है। ये E2 के दो कंपोनेंट मैंने बता दिए, E2 को ये दो कंपोनेंट मैंने दे दिए। अब मैं बात करती हूँ E1 के लिए। तो E1 के दो कंपोनेंट कैसे बनेंगे, E1 के दो कंपोनेंट ऐसे बनेंगे कि जो E1 है उसका एक कंपोनेंट तो इसी डायरेक्शन में रहेगा और दूसरा कंपोनेंट किस डायरेक्शन में रहेगा, इस डायरेक्शन में। तो ये जो ये किसका कंपोनेंट था, E2 का कंपोनेंट था, ये E2 का कंपोनेंट था। और अब E1 के कंपोनेंट में कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला जो कंपोनेंट है, ये जो कंपोनेंट है हमारे पास, ये कौन सा हो जाएगा, E1 का कंपोनेंट, ठीक है। और इसमें एक और आ जाएगा, E2 तो था ही इस डायरेक्शन में, E1 भी इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई। अब हमें यहाँ पर एक चीज़ देखनी है, वो क्या देखनी है कि देखिए ये वाला जो एंगल है ये क्या है, थीटा है, ठीक है। ये वाला एंगल क्या है, थीटा है। तो एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, उसमें क्या बोला जाता है कि जब दो लाइंस आपस में पैरेलल है और एक लाइन इससे कट कर रही है, ठीक है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। दो पैरेलल लाइंस को अगर कोई एक लाइन कट करती है तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर मेरा ये वाला एंगल क्या है, थीटा है, ये वाला एंगल क्या है, मेरा थीटा है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये भी थीटा ही होगा। आ रही है बस समझ में, ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। आपको कंसीडर किसे करना है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो यहाँ से जो आपकी जा रही है, तो ये एंगल अगर थीटा है तो आपका ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा के बराबर होगा। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि ये वाला एंगल किसके बराबर है, ये वाला एंगल भी किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला एंगल होगा थीटा के बराबर। अब हम यहाँ पर एक और बात करते हैं कि ये किस तरीके से बन रहा है। मेरे पास एक लाइन है, ये मेरे पास एक लाइन है और ये मेरे पास कोई दूसरी लाइन है और मेरा एंगल कैसा बन रहा है, कुछ इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। तो अगर मेरे पास ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला भी क्या होगा, थीटा होगा। तो आप देखिए, एक आपके पास लाइन है ये वाली, एक आपके पास लाइन है ये वाली और दूसरी लाइन है आपके पास ये वाली, ठीक है। देखिए आप खुद ही देखिए, ये आपके पास एक लाइन है, ये आपके पास एक लाइन है, ये आपके पास एक लाइन है, ठीक है। और ये वाली लाइन क्या कर रही है, इसे आपस में, ठीक है। तो ये वाला एंगल अगर थीटा है मेरे पास तो ये वाला जो एंगल है वो भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि मेरा जो ये वाला एंगल है वो भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपके समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया, आप सभी को क्लियर है। एक बार और देख लीजिए, ये लाइन है, ये भी पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल लाइन है और इसको ये लाइन आके कट कर रही है। तो ये एंगल अगर मेरा थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, मेरे पास थीटा हो जाएगा। तो फाइनली हमें किस तरीके से मिलेगा, तो फाइनली हमारा ये वाला एंगल भी क्या हो गया, थीटा हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें
मेनली इसके कंपोनेंट्स निकालने। आप सभी ने देखा है कि इधर की डायरेक्शन में एक तरफ हम कॉस थीटा लेते, एक डायरेक्शन में हम साइन थीटा लेते। ऐसा क्यों होता है अभी हम वो आपको कैलकुलेट करते और एक्सप्लेन करते, ठीक है। तो चलिए सबसे फर्स्ट चीज़ मैं आपको ये वाला डायग्राम एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। ये वाला डायग्राम आप देखिएगा, ठीक है। ये वाला डायग्राम हम सबसे फर्स्ट मैं आपको E2 वाला ये इतना डायग्राम मैंने बनाया है यहाँ पे, जिसे मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए हमारी वीडियो बड़ी होगी, टाइम लेगी। अगर मैं वीडियो में वही चीज़ कराऊँ जो सब बुक्स में देकर के रखी है तो आप बुक से नहीं पढ़ लेंगे। बहुत सारे डाउट्स होते हैं, हम भी स्टूडेंट रह चुके भाई, हमें भी पता है कि बच्चों को कौन कौन से डाउट्स आते हैं। यहाँ पर मेन डाउट होता है कंपोनेंट्स निकालने के लिए कि एक डायरेक्शन में हम लेते हैं साइन थीटा और एक डायरेक्शन में हम लेते हैं कॉस थीटा, तो इधर साइन थीटा क्यों लेते हैं और इधर कॉस थीटा क्यों लेते हैं, ये बहुत बड़ा डाउट है। तो चलिए, मैं भी स्टूडेंट रह चुकी हूँ भाई, मुझे भी पता है कि इस फिगर में कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है। मैं भी जब 12th टाइम पे थी मुझे भी समझ में नहीं आता था। इनफैक्ट मुझे मास्टर लेवल के बाद जाकर के समझ में आया कि ये जो कंपोनेंट है इसको किस तरीके से ब्रेक किया जाता है। बहुत सारे डाउट्स होते हैं जो हमें नहीं पता होते। तो मैं आपकी वीडियो में टाइम ले रही हूँ, मैं आपकी वीडियो को बड़ा कर रही हूँ, पर मैं आपका ये डाउट क्लियर करना चाहती हूँ। तो चलिए हम इस कंपोनेंट को आज ब्रेक करना सीखेंगे। ये जनरली बुक्स वगैरह में प्रोवाइड नहीं किया जाता। इनफैक्ट मैथ्स की बुक में अगर आपको मिल जाए वहाँ सिखाया जाता है, पर फिजिक्स की बुक में जहाँ ये डेरिवेशन दी होगी वहाँ पे आपको बताया नहीं होगा। पर हमारे साथ आप देखिए कि इसे कंपोनेंट में किस तरीके से ब्रेक करते हैं। तो हमें E2 किस तरीके से दिया गया है, सबसे पहले आप देखिए, ये हमें दिया गया है E2, ये हमें दिया गया है E2 दिया गया है, ये हमें क्या दिया है, E2 दिया गया है। अब इसे मैं क्या बोलूँगी कि ये दो कंपोनेंट से मिलकर के बना है। दो कंपोनेंट कैसे मैं मेजर करूँगी, एक मेरा कंपोनेंट किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और दूसरा मेरा कंपोनेंट किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब जब मुझे इसको सॉल्व करना है तो मुझे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको सॉल्व करने के लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। मैं यहाँ से क्या करूँगी, इस एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालूंगी। पहली बात, एक और चीज़ आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि ये वाला जो साइड है मेरी, ये जो साइड है मेरी, ये कितनी है, थीटा के बराबर है ना। तो यहाँ पे मैंने थीटा बना दिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं यहाँ से इस एक्सिस से क्या करूँगी, परपेंडिकुलर डालूंगी। मैं क्या कर रही हूँ, इस एक्सिस से यहाँ पर एक क्या कर रही हूँ, परपेंडिकुलर डाल रही हूँ। तो मैंने क्या करा, यहाँ से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब मैंने परपेंडिकुलर जब ड्रॉ किया तो मुझे एक चीज़ पता है, क्या पता है, मुझे ये पता है कि ये जो गिवन है ये कितना है मेरे पास, इसका मैग्नीट्यूड है E2 और ये कितना है, थीटा। और एक और चीज़ हमें क्या पता है, 90 डिग्री। मुझे क्या पता है, ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री। एक चीज़ आप लोगों को हमेशा याद रखनी है कि अगर कोई भी ट्रायंगल है और वहाँ पर मुझे जिस साइड भी दोनों एंगल पता हो, किसी भी ट्रायंगल में अगर मुझे दोनों एंगल पता है तो वो चीज़ क्या कहलाती है, बेस। तो ये हो जाएगा मेरा बेस, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड क्या होती है, 90 डिग्री के सामने वाली, आप सभी जानते हैं, ये क्या होती है, हाइपोटेनस, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर हाइपोटेनस गिवन है, आप सभी को पता है कि मुझे क्या है, हाइपोटेनस गिवन है, हाइपोटेनस मुझे दे करके रखा है। तो हाइपोटेनस अगर मुझे दे करके रखा है और मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मुझे ये वाली साइड को कैलकुलेट करना है। अभी मैंने परपेंडिकुलर डाला ना, अभी मुझे ये साइड कैलकुलेट करना है। जब मुझे हाइपोटेनस दे करके रखा है और मुझे परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस में आता है, साइन थीटा में आता है, ठीक है ना। किस में आता है, साइन थीटा में आता है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस तो मुझे पता ही है, पता है, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर किसके बराबर हो जाएगा, H साइन थीटा। किस तरीके से मैं लिख सकती हूँ इसको, परपेंडिकुलर इक्वल टू H साइन थीटा। तो H की वैल्यू कितनी है, E2, तो ये हो गया E2 साइन थीटा, ठीक है। ये आपको सभी को समझ में आ रहा है कि ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा ना। ये वाला कंपोनेंट किसके बराबर होगा, अगर मैं यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालती हूँ, ठीक है, तो मतलब क्या है, ये वाली जो लाइन है, कौन सी लाइन है, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करती हूँ, ये वाली जो आपकी लाइन है, ठीक है, और ये वाली जो आपकी लाइन है, ये दोनों क्या होगी, सेम होगी। तो मैंने क्या निकाला, परपेंडिकुलर, ये भी क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये किसके बराबर हो जाएगा,
ये हो जाएगा E2 साइन थीटा के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा? E2 साइन थीटा के बराबर। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि ये वाला जो कंपोनेंट है वो किसके बराबर होगा? E2 साइन थीटा के बराबर होगा। तो ये वाला कंपोनेंट है मेरा E2 साइन थीटा के बराबर। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ क्या आ गया यहाँ पर आ गया E2 साइन थीटा। ठीक है, अब क्या करूँगी मैं? अब मुझे क्या चीज़ निकालनी है? मुझे ये वाला कंपोनेंट निकालना है। मुझे कौन सा कंपोनेंट निकालना है? मुझे अपर वाला कंपोनेंट तो निकल गया, अब मुझे ये वाला निकालना है। मुझे ये वाला निकालना मतलब ये निकालना है। ये निकालना मतलब क्या निकालना है? मुझे बेस निकालना है। ये आप सभी देख रहे हो कि ये क्या है? बेस है। और हाइपोटेनस मुझे गिवन है, कितना है? E2। अगर मुझे बेस निकालना है और मुझे हाइपोटेनस गिवन है, तो बेस और हाइपोटेनस किस फॉर्मूले में आता है? बोलिए किस फॉर्मूला में आता है? कॉस थीटा में। कॉस थीटा में क्या होता है? कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस किसके बराबर हो जाएगा? बेस हो जाएगा h कॉस थीटा के बराबर। और h किसके बराबर है? h है किसके बराबर? E2 के बराबर। तो ये हो गया E2 कॉस थीटा। बेस किसके बराबर हो गया? E2 कॉस थीटा के बराबर। तो ये वाली जो साइड है, जो मेरी ये वाली साइड है, वो किसके बराबर हो गई? E2 कॉस थीटा के बराबर हो गई। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि मेरा ये जो कंपोनेंट है वो किसके बराबर हो गया? E2 कॉस थीटा के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया कि ये वाला जो कंपोनेंट है वो किसके बराबर हो गया? E2 कॉस थीटा के बराबर हो गया। E2 कॉस थीटा, हाँ अभी क्या आया है? E2 कॉस थीटा आया है। अब इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं? हम इन दोनों को भी इस कंपोनेंट को भी ब्रेक कर सकते हैं। इस कंपोनेंट को हम किस तरीके से ब्रेक करेंगे? तो ये आ गए मेरे कंपोनेंट्स कि E1 को मैंने किस तरीके से दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लिया। सिमिलरली पूरे इसी तरीके से मैं इसको भी सॉल्व करूंगी। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास E1 साइन थीटा और यहाँ पे आ जाएगा E1 कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक चीज़ और देखनी है। हमने प्रीवियस पेज पे अभी क्या चीज़ कैलकुलेट करी थी? हमने फाइंड आउट करके जो फाइनली रिजल्ट निकाला था एक, कि जो हमारा E1 है, हमारा जो E1 है वो किसके बराबर है? E2 के बराबर है। ठीक है, इसे देखिएगा, E1 अगर E2 के बराबर है तो जहाँ जहाँ E2 है वहाँ मैं E1 कर सकती हूँ। तो जहाँ जहाँ मैंने E2 लिखा था वहाँ मैंने क्या कर दिया? E1 कर दिया। तो अब आप देखिए E1 साइन थीटा, इस पॉइंट पर E1 साइन थीटा की तरफ से भी फील्ड लग रही है और इधर की तरफ भी E1 साइन थीटा की तरफ लग रही है। अब एक नॉर्मल सी चीज़ ये है कि यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है, उस पर दो तरफ से फोर्स लग रहा है, एक इधर की तरफ से भी लग रहा है और दोनों इधर की तरफ से। अगर एक टेबल लगी है और उसे इधर से भी कोई खींच रहा है और इधर से भी कोई खींच रहा है तो क्या होगा? और सेम फोर्स से खींच रहा है तो टेबल वहीं की वहीं रहेगी। मतलब इन दोनों फोर्स का इफेक्ट क्या हो जाएगा? निग्लिजिबल हो जाएगा। एक अप डायरेक्शन में और एक क्या है? डाउन डायरेक्शन में। तो इन दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। तो अब मेरे पास बचता कौन सा है? सिर्फ और सिर्फ ये वाला कंपोनेंट। अब क्योंकि ये वाले कंपोनेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में, जो E1 के कारण मिल रहा था कंपोनेंट वो भी इसी डायरेक्शन में था, जो E2 के कारण कंपोनेंट मिल रहा था वो भी इसी डायरेक्शन में था। तो जब दोनों दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते तो वो क्या हो जाते? ऐड हो जाते। तो जो टोटल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिजल्टेंट था वो क्या हो जाएगा? E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो हमारी जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिजल्टेंट है उसे मैं डिनोट कर रही हूँ E से। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा? E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा होता, पर E2 किसके बराबर है? E1 के बराबर है। तो दूसरा वाला एक्सप्रेशन में क्या होगा? E1 cos थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास E कितना आ जाएगा? मेरे पास E आ जाएगा 2E1 cos थीटा। अब E1 की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट करी थी? E1 की वैल्यू हमने जो कैलकुलेट करी थी वो यहाँ पर हम रख दे प्रीवियस पेज से। 2 E1 की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे था Q के अपॉन में था R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये था हमारा किसका? E1 का वैल्यू। ये हमने पुट कर दिया 2 इंटू ये पूरा की पूरा E1। अब क्या बच रहा है मेरे पास? cos थीटा बच रहा है। तो चलिए अब हम cos थीटा की वैल्यू को भी निकालते कि cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी। cos थीटा क्या होता है आप सभी को पता है, यहाँ पर मैं कैलकुलेट करके बता रही हूँ।
कॉस थीटा कितना होता है, कितना होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो अब अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, मैंने कोई सा भी एक ट्रायंगल ले लिया, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, मैं कौन सा ट्रायंगल कैलकुलेट कर रही हूँ, इस ट्रायंगल की बात कर रही हूँ। यहाँ से लेके मैं इससे जा रही हूँ, इससे जा रही हूँ और इससे जा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, कॉस थीटा निकालना है। ये है मेरे पास थीटा और ये है 90 डिग्री, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, बेस हो जाएगा। और ये क्या है मेरे पास, हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस मुझे गिवन है, यहाँ की साइड मुझे पता है, क्या पता है, मैंने अभी हाल कैलकुलेट करी थी और फाइनली मैंने क्या चीज़ निकाली थी कि ये वाली जो साइड होती है वो किसके बराबर होती है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक है, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, ये है मेरा बेस और ये है मेरा हाइपोटेनस। तो कॉस थीटा किसके बराबर होगा और बेस किसके बराबर है, मेरे पास ए के बराबर है। तो कॉस थीटा हो जाएगा मेरे पास ए अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हो गई मेरे पास किसकी वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू हो गई। तो अब इसे मैं क्या करूंगी, इस एक्सप्रेशन में रख दूंगी। तो मेरे पास फाइनली आंसर क्या आएगा, 2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ तक का तो मेरा एक्सप्रेशन था। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, कॉस थीटा की वैल्यू रख दूंगी। तो ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इसको और सॉल्व करेंगे। तो क्या बचेगा हमारे पास, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 2 क्यू ए। अंडर रूट है नीचे, यहाँ पर अंडर रूट है तो अंडर रूट की मतलब क्या हो जाती है कि इसकी पावर क्या है 1/2 और इसकी पावर क्या है 1। जब सेम क्वांटिटी में मल्टीप्लाई होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो 1 प्लस 1/2 करोगे आप तो कितना हो जाएगा सॉल्व करने के बाद, 3/2। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास फाइनली एक्सप्रेशन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब एक और चीज़ यहाँ पर देखनी है, हमने पढ़ा था कि ये जो 2QA होता है वो किसके बराबर होता है, डाइपोल मोमेंट के बराबर होता है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, डायरेक्ट P लिख सकती हूँ। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QA की जगह मैं डायरेक्ट क्या लिख रही हूँ यहाँ पर, P क्या है, डाइपोल मोमेंट। तो ये हमारा जो एक्सप्रेशन था वो किस तरीके से हो गया, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 और ये मेरे पास क्या आ गई, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। तो ये हमारे पास आ गया एक फाइनल एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसके लिए, जब डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन पे कोई पॉइंट रखा है जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर स्पेशल केस में क्या कर सकते हैं, स्पेशल केस में हम ये कर सकते हैं कि हमें पता है कि जो डाइपोल होता है उसका जो ये 2A होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत ही स्मॉल होता है 2A। मतलब जो A है, अगर 2A स्मॉल हो रहा है तो A तो क्या होगा, बहुत 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 ही स्मॉल होगा। तो यहाँ पर हम एक स्पेशल केस लगा सकते हैं। वो क्या लगा सकते हैं, वो हम ये लगा सकते हैं कि जो A है वो क्या होता है, बहुत 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 ही स्मॉल होता है। किसके कंपैरिजन में, R के कंपैरिजन में। तो जब एडिशन की टर्म है तो वहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, इस A को नेगलेक्ट कर सकती हूँ। तो जब बहुत ही छोटा है तो A को मैं क्या कर दूंगी, नेगलेक्ट कर दूंगी। जब मैं A को नेगलेक्ट कर दूंगी तो मेरा एक्सप्रेशन किस तरीके से हो जाएगा, मेरा एक्सप्रेशन किस तरीके से हो जाएगा, यहाँ मैं इक्वल करके क्लिक कर रही हूँ, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P। ठीक है, और यहाँ पे बचेगा क्या मेरे पास, A को तो मैं नेगलेक्ट कर रही हूँ तो मेरे पास बचेगा आर स्क्वायर और इसकी पावर कितनी है 3/2। तो ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो मेरे पास फाइनली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन में R क्यूब। ठीक है, तो ये जो था ये मेरा फाइनल आंसर हो चुका है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है डाइपोल के एक्सियल डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन पे कोई पॉइंट है तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है उसका जो एक्सप्रेशन होता है फाइनल वही होता है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की डेरिवेशन जिसमें हमने सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना कि अगर
डाइपोल के इक्विटोरियल पोजीशन पर कोई पॉइंट रखा हुआ है तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किस तरीके से कैलकुलेट करनी है। तो ये हमारा टोटल फाइनली एक्सप्रेशन आया इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का, किसके लिए, ऑन इक्विटोरियल पोजीशन। अगर डाइपोल के इक्विटोरियल पोजीशन पर अगर कोई पॉइंट रखा है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, तो अगर आपको हमारी इस वीडियो में कोई भी डाउट है या कोई भी कमेंट है तो आप वो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू वेरी मच।